जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो लोग बताएंगे कि जो एज आफ्टर चौसर है उसमें कितना टाइम स्पैन जो हम कवर कर सकते हैं, या उसमें क्या कुछ हो रहा था, कोई आपको थोड़ा बहुत याद हो। मैम रिवाइज करने वाला है अभी थोड़ा सा ना, तो मतलब इन अभी केस कल का आपने रिवाइज टेस्ट नहीं दिया ना, किया। उसमें सारा एंग्लो नॉर्मल ही था ना, तो जी जी, इसमें एंगल नॉर्मल था, तो रिवाइज करने वाला, टाइम नहीं मिला इस वजह से। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपके पास आपके साथ जो फाइल शेयर की गई है ये आपने एडिट करके मुझे सेंड करनी है, किसी एक ने भी नहीं की है। इस, इसका मतलब है कि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मैं वॉइस नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम था शायद। जी शायद। अच्छा, मैंने नहीं सुना, आप लोग क्या कह रहे थे कि असाइनमेंट्स आप लोगों ने नहीं जमा करवाई हैं। मैम वो आपने किस ग्रुप में शेयर की थी? पेड ग्रुप में की थी, ये जुल्कर नैन और हकनवाज से मैं पूछ रही हूँ। आपको मतलब मैंने ये टास्क दिया था कि आपको जो मैंने मतलब वो चीज़ें मैंने ज़बानी भी बताई थी और कुछ चीज़ें मैंने आप पे डाली थी कि आपने इन पे खुद रिसर्च वर्क करना है। मतलब ये मतलब नौ इम्पॉसिबल है कि आप लोग वर्क नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। मैंने जानबूझ के कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग जो है ना उन पर वर्क करें इंटरेस्ट के तौर पर। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे कोई इस तरह का वर्क जो वर्क है ना वो जमा नहीं करवाया, ना मुझे एडिट करके वापस भेजी है। तो इस तरह तो काम नहीं चलने वाला ना, इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों ने कहना है कि हमें आता कुछ नहीं है। खैर, शहजाद अहमद आपने क्या पूछना है। मैम मैं ये पूछ रहा था कि ग्रुप में फाइल तो नहीं आई थी। आई थिंक आप पेड ग्रुप में नहीं हैं, दूसरे ग्रुप में ना जो कम्युनिटी दूसरी है। हाँ जी, तो इनको मैंने उसमें भेजी थी, उसमें इनको जो लेक्चर था उस पर मैंने कुछ चीज़ें कुछ स्लाइड्स में छोड़ी हुई थी मैंने, हाल ही कि उनको उन्होंने खुद फील करना है, क्योंकि जब तक नोट्स हमारे हाथों से नहीं ना बनते तो चीज़ें नहीं समझ आती हमें। चलें, तो नेसेंस एज जो है रिवाइवल या इसको रीबर्थ भी कहा जाता है। और अभी जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम इसमें अर्ली मॉडर्न एज जो है ना वो इसमें हम पढ़ेंगे, या इनके रेनेसांस एज को अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी ये मॉडर्न एज तो नहीं शुरू हुई थी, लेकिन इसमें ये था कि जो इनकी रूट्स थी मेडिवल एज से वो जो थी ना वो टूट गई थी। तो मेडिवल एज जो एक्चुअली है वो एंग्लो सेक्सन का सारा पीरियड और एंग्लो नॉर्मल का जो सारा पीरियड है वो इसमें काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम लिटरेचर में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम जो एंग्लो नॉर्मल एज है ना उसको मिडल एजिस कह रहे होते हैं। हालांकि अगर आप इसको थॉरोली पढ़ें तो इसमें सारा जो रोमन्स के उसके बाद का जो टाइम है उसके बाद जो है रोमन्स के बाद का जो एंग्लो सैक्सन नॉर्मल का टाइम है ना वो सारा इसमें मेडिवल एजेस में आता है। ठीक है, तो हाँ जी, अब ये व्हाट इज़ रेनेसांस, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेनेसांस क्या है। तो ये मतलब एक टाइम पीरियड था यूरोपियन सिविलाइजेशन में, ये असल में शुरू हुआ था फ्लोरेंस से, इटली के एरिया से। वहाँ से जो कुछ लोग थे मतलब उसकी कुछ कॉजेज़ थी वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें जो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी उनके पास मतलब इंडस्ट्रियल जो था वो इकोनॉमिकली वो लोग रिच होना शुरू हो गए थे इस वजह से भी। और फिर कुछ लोग जो थे वो मतलब तंग आ चुके थे अपने जो उनकी मज़हब की जो करप्शन थी उससे तंग आ चुके हुए थे। तो अब जो वो लोग थे ना मतलब एक लिमिट होती है ना, जब कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है, इस तरह करके थोड़ा सा सिनेरियो बना हुआ था। तो उस वजह से फिर वो लोग जो थे ना, ये रेनेसांस जो था ना, इनको मतलब एक मौका मिला था, काफ़ी सारी चीज़ों में मिल के इनको इस तरफ मोल्ड किया था। तो ये ब्रिटानिका से मैंने एक डेफिनेशन उठाई थी, दो इनकी जो पैराग्राफ्स हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग आई थी इनकी तमाम फील्ड्स में, साइंटिफिक और आर्ट में। एक्चुअली आर्ट में बड़ा ज़्यादा इसने काम किया था इटली में। इटली में जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसने पहले आर्ट को क्लिक किया है, आर्ट के बाद फिर वही चीज़ें, वही जो सिनेरियो होता था, वही जो बैकग्राउंड होता था वो लोग लिटरेचर में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आर्किटेक्चर ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। गॉथिक नावल आप लोगों ने सुना होगा ना, गॉथिक नावल, गॉथिक मूवीज़ भी होती हैं, तो उनके जो रूट्स हैं वो आर्किटेक्चर में मिलेंगी आपको। क्यों इटालियन जो है ना उनके आर्किटेक्चर में मिलेगी। तो
रिलीजियस को इसने बड़ा ज़्यादा हिट किया था और पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे वो बड़े ज़्यादा हुए थे, मतलब इससे इफ़ेक्ट हुए थे। तो इंडिविजुअलिज्म पे भी था मतलब। हाँ जी, उसमें वो ह्यूमनिज्म इसमें आ जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल जो था ना वो इसमें सारा आ जाएगा। तो कि मैन की पावर ज्यादा हो गई थी और हाँ जी, चांद्रन की पावर कम थी। उसमें ये हुआ था कि इसको शॉर्टकट में लोग इस तरह से कहते हैं, कह देते हैं कि ये जो था ना ह्यूमनिज्म की तरफ मोल्ड हो गया था, ये जो शिफ्ट था वो गॉड से इंडिविजुअल की तरफ चला गया था, ठीक है। इसमें मतलब ये मार्टिन लूथर ने या और भी बहुत सारे राइटर्स ने या स्कॉलर्स या फिलोसोफर्स थे, उनका ये कहना था कि इंसान जो है जब वो ही सेंटर है यूनिवर्स का, तो फिर हम गॉड जो है उसको मतलब थोड़ा उन्होंने कम कर मानना शुरू कर दिया था, या उनका सिनेरियो टोटल चेंज हो गया था थिंकिंग के हवाले से। पॉसिबल कॉजेज जो उस टाइम पे मतलब जो बताई जा सकती हैं या जो हो सकती हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस हमने पढ़ा कि पहले तो यूरोप में आया और यूरोप के बाद फिर इंग्लैंड में आया था। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये यूरोप ने इसको पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये पहले आप अगर सबसे पुराना जो प्रिंटिंग कोई डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, दैन दैट इज़ फ्रॉम चाइना। चाइना मतलब तब भी बड़ा मशहूर है कि इन्वेंशंस के हवाले से। आई थिंक सो कि 7 या 8 सेंचुरी में ना जो सबसे ओल्ड आपको प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा वो 7, 8 और 9 सेंचुरी, आई थिंक सो, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो चाइना का है, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस ने मतलब ये किया था कि लोग जो थे अब वो खुद लिखना शुरू हुए थे, मतलब जैसे कि उस टाइम पे जो कलर्जीज होते थे वो लोग जो थे वो मतलब हाथों से जो कुछ भी लिखा करते थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई तो आम बंदा जो है वो भी मतलब बड़ी आसानी हो गई कि जो भी लिख रहा है वो अपनी राइटिंग को दूसरों तक पहुंचा रहा है। तो उसके अलावा जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका ये बड़ा हाथ था इसमें। ये मुसलमान जो है ना उन्होंने बड़ा मतलब ये किया था कि कुस्तुनतुनिया जो है उसको उन्होंने फतह किया था। तो अब ये मतलब क्वेश्चन जो आप सबके ज़हन में आना चाहिए, लेकिन पता नहीं आप लोग सोचते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं, कि मतलब क्या था कि वो मतलब क्या वो कहीं उनको दम लगा हुआ था लोगों को, जो वो उससे पहले लोगों को क्यों नहीं चीज़ें मिली थी ग्रीस की और रोम की, क्या वजह थी इसकी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो चर्च के मतलब जो क्लर्जी मैंस थे या जो पॉप्स थे, जो मतलब वो लोग परमिशन नहीं देते थे लोगों को कि वो जो है ना ग्रीस, मतलब उस टाइम पे आपको पता क्रिश्चियनिटी जो थी वो एक स्टेट रिलीजन थी। तो ये जो सेकुलर इसको समझा जाता था, जो ये वाला लिटरेचर था ना, तो लिटरेचर के अलावा जो बाकी चीज़ें थी, जो बाकी उनका डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पढ़े जा रहे थे, लेकिन उन पे मतलब फिर भी थोड़ा बहुत लोगों का फोकस था। लेकिन लिटरेचर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देता था ना चर्च जो था, वो कहता था कि ये मतलब इसकी परमिशन नहीं है। तो अब जब ये 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाता है, तो उस टाइम पे जो लोग थे वो जो स्कॉलर्स थे जो कि रोम में रोम में नहीं, इटली में थे ये लोग। तो ये सब लोग जो थे कुस्तुनतुनिया में, ये सब लोग जो थे ये उस जगह को छोड़ के तो ये लोग वहाँ से भाग गए। और फिर उनका बहुत सारा जो ज़हीरा था लिटरेचर का या जितनी भी राइटिंग्स थी वो मुसलमानों के हाथ भी लगा। मुसलमानों ने फिर उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। तो ये दोनों किस्म से लोगों को मिला, अरेबिक से भी ट्रांसलेशन होके मिली, और जो स्कॉलर्स थे वो जो मतलब उन्होंने फ्ली किया तो उनसे भी लोगों को वो राइटिंग्स मिली। ह्यूमनिज्म जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें जो पेट्रॉर्क है उसको बहुत बड़ा माना जाता है कि उसकी जो राइटिंग्स थी उसने जो था ना लोगों को एक मतलब नया कंसेप्ट दिया था उस हवाले से। उसके अलावा जो मार्टिन लूथर है उसने बड़ी आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्टेंटिज्म जो था ना उसने शुरू किया था उस टाइम पे। जो होती थी इंडल्जेंस होती थी कि यानी कि आपने आज शायद भी मूवीज़ वगैरह में या कहीं देखा होगा कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फिर कन्फेस करते हैं। सॉरी, कन्फेशो मेंटिस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, याद है आप लोगों को? उसमें जो अमेंटिस है वो क्या कर रहा है कि कन्फेस कर रहा है प्रीस्ट के सामने, वीनस का जो प्रीस्ट है उसके सामने वो अपने सारे दुख दर्द बयान कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये होता था जो गलतियाँ होती थी वो लोग जाके उनको मतलब उनका कन्फेस करते थे। हमारा तो ये है कि आप नफल वगैरह पढ़ें, या तो उनका ये सिस्टम था, सारा था और अभी भी यही है। तो उसके लिए फिर कुछ पैसे देने पड़ते थे जो इनके फ्रायर वगैरह होते हैं। अब कैंटरबरी टेल में आप लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़े होंगे। तो जो इनके फ्रायर्स होते थे ये काम उनका होता था कि वो इंडल्जेंस जो थी ना वो दिया करते थे। उर्दू में उसके लिए कहा जाता है जन्नत की टिकटें, कि वो लोग जन्नत की टिकटें बांटना करते थे कि आप। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे उनकी जो फ्रांस है उसकी वार थी इसके इंग्लैंड के साथ, या और भी काफ़ी सारे इनके इशूज़ थे, तो इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे उन्होंने फिर क्या किया कि जो वो थे इंडल्जिस, उनकी उन्होंने ना वो बढ़ा दी थी, रेट बढ़ा दिए थे कि जी ज़्यादा पैसे देंगे तो फिर आपकी जो ना माफ़ी तलाफ़ी होगी, फिर आपका कन्फेस जो एक्सेप्ट किया जाएगा। उससे फिर लोग तंग आ गए थे। फिर तो
उस वजह से फिर जो ह्यूमनिज़म है या जो प्रोटेस्टेंटिज़म है वो जो है ना उसको फ़रोग़ मिला था। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हुई थी, यानी कि जो एरिया मतलब वो अरब जो लोग आए थे उन सब के आने से, या और भी काफ़ी सारे ऐसी सिचुएशन थी कि वो जो सारा यूरोप था, आई थिंक वेस्टर्न यूरोप जो है उसको एक मौका मिल रहा था रिच होने का। तो जब मतलब एक फ़रोग़ मिल रहा था लोगों को, तो जो बिजनेसमैन थे उन लोगों को मौका मिला कि वो लोग जो हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें। उन सब की वजह से भी जो लोग थे वो मतलब ज़ाहिर है आप एक हाथ लिमिट में रह के इस्लाम अपने मज़हब के साथ, उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा रिच होने के लिए फिर उनको जो मज़हब था उससे थोड़ा उनको शिफ्ट होना पड़ा। तो उसके बाद क्रूसेड्स थे, क्रूसेड जो थे इनकी वजह से वही हमने जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो जो चर्च है उसको जो उसका डिक्लाइन हो रहा था ह्यूमनिज़म की वजह से या प्रोटेस्टेंटिज़म की वजह से। उसके अलावा पीस एंड वार उस टाइम पे आपको पता होगा शायद कि इटली में जो रोम था या सिसिली, ये सब लोग जो थे ये सारे ऑल टाइम जो थे वार कंडीशन में हुआ करते थे, कोई ना कोई एक दूसरे को हिट कर रहा होता था उस टाइम पे। तो इस सब की वजह से एस्पेक्ट से इसने किस किस चीज़ को टच किया था, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें लिस्टेड की गई हैं इन सब को इसने अफेक्ट किया था। आर्किटेक्चर है, डांस है, फाइन, हर चीज़ इसमें आएगी। और एक चीज़ जो ये इसने जो है ना इसमें इटली में इसने इसको आर्ट पे अफेक्ट किया था। लेकिन यही जब जो था ये इसमें आया था रिनेसांस जो था ये जब पहुंचा था इसमें इंग्लैंड में, तो इसने उसके लिटरेचर को जो है ना अफेक्ट किया था सबसे ज़्यादा। और उसके बाद ये है कि ये इंग्लैंड में शुरू ये इटली से हुआ था, फिर पूरे यूरोप में फिरता फिराता ये फिर इंग्लैंड में पहुंचता है। तो इंग्लैंड वाले जो हैं उस वक्त जो थे वो भी अपनी जान छुड़वा चुके थे रोमन कैथोलिक चर्च से। तो अब जो था इनके पास ये सारा सिनेरियो, आप काइंडली इसको फजूल नहीं समझना आपने, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको मैं बड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, आपका पूरा एक हफ्ता भी लग सकता है अगर आप इस सारे को डिटेल में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप काइंडली इसको नोट्स इसको ज़रूर बनाइएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, बुलेट्स बना लें कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। आपके जब एक दफ़ा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ना, बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको चाहे हम 50 किताबें भी पकड़ा देंगे ना तो आप लोगों के लिए उसको एसिमिलेट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिस बच्चे को ABC आती हो या किसी को मतलब हरूफ तहजी आते हों, तो उसको हम जितने मर्जी मुश्किल लफ्ज़ जो है ना वो बता दें तो वो बच्चा जो है उसको मतलब जोड़ लेता है, उसके रवैये बना लेता है, जोड़ बना लेता है। तो आप काइंडली अभी जो आपके इनिशियल स्टेजेस हैं, बहुत से लोग जैसे हक नवाज जो हैं ये लिंग्विस्टिक्स का है स्टूडेंट, और भी आई थिंक जो एक दो स्टूडेंट्स और भी थे हमारे साथ वो भी लिंग्विस्टिक्स के थे। तो किसी की बेस क्लियर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काइंडली इन चीज़ों को ना आप ध्यान से समझें, नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया था इटली में, इसने फ्लोरेंस जो एरिया है वहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा शुरू हुआ था और फिर ये करता कराता सबसे लास्ट पे पहुंचा था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ये बड़ी देर तक रहा था और इंग्लैंड में इसने आर्ट को नहीं, इंग्लैंड में इसने लिटरेचर को जो था ना सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ दिस एज जो है इसको हम इस 3 तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। जो अर्ली रिनेसांस एज है ना, जो अर्ली रिनेसांस एज है इसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये आई थिंक हम पीछे पढ़ चुके हैं अगर आपको याद होगा तो, इसमें ये जो एज है ये लेट मिडल एजेस भी कहलाती है, एज भी आफ्टर चौसर भी कहलाती है। और एंड द सेम एज इज़ आल्सो कॉल्ड बैरन एज, क्योंकि इस एज में आपको बहुत लंबी लिस्ट नहीं मिलेगी राइटर्स की, बहुत आपको मतलब ढेर नहीं लगा होगा राइटिंग्स का, चंद एक राइटिंग्स मिलेंगी आपको। तो इस टाइम पे मतलब क्योंकि जो ड्रामा था मतलब जॉनर्स ही हमारे पास जॉनर्स होते हैं ना, तो इस टाइम पे जो 3 इंपॉर्टेंट जॉनर्स जो हैं आपको, नावल जो होता है, ड्रामा और पोइट्री। तो पोइट्री जो थी इस टाइम पे मतलब आपको मैंने नाम बताए थे, वो जो थे उसमें पेट्रॉर्क है, पेट्रॉर्क तो इटली वगैरह में था। उसके बाद ये जो हैं कैंटरबरी टेल जो जॉन गॉवर हैं, चंद एक राइटर्स के नाम आपको मिलेंगे इस एज में, ठीक है। तो कुछ जो थे वो चौसर की एज के लोग हैं और उसके बाद की जो एज के लोग हैं बड़े कम नाम आपको मिलेंगे, तो इस वजह से इसको बैरन एज भी कहा जाता है। तो इस एज में जो था ड्रामा जो था वो अपने किस फॉर्म में था, वो 3 M's जो हैं या जिसको वर्नैकुलर प्ले भी कहा जाता है, उस फॉर्म में था ये। तो ऐसे सच राइटर्स नहीं थे जो इस टाइम पे ड्रामा लिख रहे थे, बस वही जो बाइबल की स्टोरीज़ थी उन्हीं को मोल्ड करके किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कोई ऐसे फेमस राइटर्स नहीं मिलने वाले हैं, पोइट्री में भी, ड्रामा भी नहीं। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही थी, दैट इज़ कॉल्ड रोमांस। तो रोमांसेस जो थे वो इस टाइम पे डेवलप हो रहे थे, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।
तो उसके अलावा जो है अभी आज जो हमने रिकवर करना है, हम अर्ली रेनेसांस एज जो है इसको हम कोशिश करेंगे कि जितनी आप लोग डाइजेस्ट कर पाएँ उतनी मैं आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह 2 दिन जो है रेनेसांस को एलिज़ाबेथन एज को लगाएंगे, और उसके बाद जो लेट रेनेसांस हैं जिसमें हमारी 3 एजेस फिर से आ जाएंगी, जैकोबियन एज, कैरोलाइन और प्यूरिटन एज, इन तीनों को मिला के लेट रेनेसांस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद की जो एज है उसको हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, या ऑगस्टस या न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो लेट रेनेसांस एज है, सॉरी हाई रेनेसांस जो है हम इंशाल्लाह कल 2 दिनों में ये करेंगे, ठीक है। जी शहजाद अहमद, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम वॉइस नहीं आ रही दोबारा। अब आ रही है? जी मैम अब आ रही है। अच्छा, आप लोग ने कोर काम भी किया करें, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉमन सेंस। मतलब जब आवाज़ नहीं आए तो चेक कर लिया करें कि मेरा माइक जो है वो म्यूट पे तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं नहीं बोल रही तो मैं माइक को म्यूट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को शोर वगैरह ना आए। अच्छा जी, तो अर्ली रेनेसांस जो है इसको हम देख लेते हैं। अर्ली रेनेसांस में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट आर कॉल्ड पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेस पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो उसको हम देखते हैं। तो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ का क्या था, मैंने स्लाइड्स उसकी काफ़ी ज़्यादा बनाई हैं, लेकिन आपने ये सारी याद नहीं करनी है, ठीक है। मैंने आप में से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अगर थोड़ा बहुत शौक है इन चीज़ों को पढ़ने का, उनके लिए मैंने ये स्लाइड्स ऐड की हैं। अदरवाइज़ आपने मतलब जो द रोम है ये मुझे एक्चुअली शामिल करना चाहिए था जब हम क्लासिकल एज पढ़ रहे थे ना उस वक्त, लेकिन उस वक्त मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना क्लासिकल एज को सुन के रोम और ग्रीस का नाम सुन के भाग जाते हैं कि ये बड़ा मुश्किल सा होगा, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे इसको शामिल किया है। तो रोम की शॉर्ट्स में हिस्ट्री आपको बताऊंगी। जो 2 लिंक्स हैं, ठीक है, जो ऊपर वाला लिंक है ना, आप इसको जब क्लिक करेंगे, अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि टाइम फिर बड़ा ज़्यादा लग जाएगा, आप काइंडली इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। इसमें आपको जो रोम है ना उसकी आपको अच्छी छोटी सी जो आपको पेज मिलेगा, आपको बहुत लंबी चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई हैं। इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जो रोम है पहले एक सिटी था छोटा सा, और फिर कैसे ये जो डेवलप होता होता एक रोमन एम्पायर में चेंज हुआ था। पहले लिंक में आपको ये मिलेगा, दूसरे में आप ये इसकी शॉर्ट्स हिस्ट्री देखेंगे कि अच्छा जो फर्स्ट वाला ना इसमें लिंक उसमें मैप्स के थ्रू आपको बताया गया कि कैसे ये पहले एक्सपैंड हुआ है, फिर ये श्रिंक होता गया है, और फिर ये स्कैटर भी हुआ था। उसी वजह से हमारी वेस्टर्न और रोमन एम्पायर बने थे। आप लोग काइंडली जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि मुझे लिटरेचर की समझ आना शुरू हो गई है, मेरे लिए लिटरेचर ईजी हो गया, आप काइंडली इनकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा। हिस्ट्री के बगैर चीज़ों का रट्टा लगता है, समझ नहीं आती है, ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाला लिंक है ना, इससे आपको रोम की शॉर्ट्स हिस्ट्री समझ आएगी, और ये मुझे बड़ी अच्छी भी लगी थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो रोम है इसकी मैंने एक छोटा सा लिखा था कि जो एनीस, आप लोगों को याद होगा, हु इज़ एनीस? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू प्लीज़, हु इज़ एनीस और एनीड? पोइट राइटर था, पोइट था, और ये इसने वर्जल वगैरह लिखी। सही है, हाँ जी, शहजाद अहमद। फरीज़ा। मैम ये वर्जिल की किसी वर्क का हीरो तो नहीं है? यस, ही इज़ हीरो ऑफ पोएम बाय वर्जिल, एंड वर्जिल इज़ a Roman poet or Greek poet? वर्जिल रोमन पोइट है या ग्रीक पोइट है? ग्रीक पोइट है। हाँ जी, शहजाद अहमद। मैम रोमन पोइट। फरीज़ा। हाँ जी, ये एक रोमन पोइट है। तो इसने वर्जिल ने एनीड लिखी थी, और उसमें उसने जो है ये इसके जो ट्रॉय वॉर जब हो चुकी थी, तो उसके बाद जो एनीस है कुछ ट्रोजन्स को लेके ये अपने साथ मतलब एक नया शहर बनाने के लिए, एक नया ट्रॉय बनाने के लिए जब वहाँ से निकला था, तो उसकी जो और उसने फिर क्या किया था कि रोम, जहाँ पे आज का रोम है ना, उसके नज़दीक उसने एक सिटी की बुनियाद रखी थी, लेविनियम, और ये नाम जो था ये इसकी वाइफ का नाम था लेविनिया, उसके नाम पे इसने इसका वो बुनियाद रखी थी इसकी। उसके बाद फिर ये जो 2 भाई थे इनके आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने ये इसलिए शामिल की है ताकि आप लोगों को
जो रोम है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाए, ठीक है। ज़रूर पढ़िएगा इसको जब भी टाइम मिलेगा, बड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, बड़ी इजी फॉर्म में लिखी हुई है, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। आप लोगों ने वो देखी होगी मोगली वाले कार्टून आप लोगों ने देखे होंगे आजकल, वो मतलब इसी पे बेस करते हैं, ठीक है। ये जो रोम सिटी की कहानी है इसमें। अब इटली जो है इसका शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि इटली और रोम का आपस में क्या रिलेशन है। हाँ जी, आप में से कोई बता सकता हो? मेरे ख्याल से जो बॉयज़ होते हैं उनको उन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है। हाँ जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इटली एंड रोम? मैम रोम जो है वो इटली का सिटी है, लाइक वीनस। हाँ जी, ये उसका कैपिटल भी है, ठीक है। तो मतलब ये मैं आपको ना यहाँ पे ये शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि देखिए एक टाइम था कि जो रोम था ना, रोम वो उसने सैक किया था इटली को, ठीक है। और ये देखिए आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा 509 से लेके 264 साल तक इतना टाइम इसको लगा था इटली को कंकर करने में, रोम ने। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि इटली कंट्री बन गया और रोम जो है वो उसका सिटी बन गया, यानी कि ओपोजिट हो गया ना। तो ये एक टाइम मतलब जैसे हम कहते हैं टाइम फ्लाइज, ये वो है। अब ये जो आप लोग पढ़ते हैं ना इसमें रिनेसांस में जब हम जाएंगे तो जो लोग आपकी रिनेसांस को प्योरली स्टडी करने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों के नाम जो है ना ये नज़र आने वाले हैं रिनेसांस को स्टडी करने में। इसके अलावा 2 नाम आपको शायद और भी नज़र आएंगे, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो उसमें ये था, मैं आपको 2-4 वर्ड्स में कोशिश करती हूँ कि 2-4 लाइंस में ना आपको बता दूँ कि जब रोम जो था ना, रोम जो था ये मतलब इसने, ये आगे आई थिंक आ रहा है, रोमन किंगडम इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान ज़ुबान में मैंने लिखा है, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। वो रोमन किंगडम जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, दोनों भाइयों ने रखी थी। उसके बाद फिर जो है कि रोमन रिपब्लिक हुआ था ये। और ये वो वाला टाइम है जब इन लोगों ने, रोम ने ग्रीस को भी आहिस्ता आहिस्ता करके सैक कर लिया था। अच्छा, कनकर का मतलब और होता है, सैक का मतलब और होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे इसने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो ग्रीस है ना उसको भी अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर में मतलब जो जूलियस सीजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उस बंदे ने जो था रोमन एम्पायर रखी थी उसने, यानी कि जो पहले रोमन रिपब्लिक थी उसको डिसमिस किया था और उसके बाद फिर उसने ये शुरू की थी। तो जो ये उसी टाइम में आपको यहाँ से जो आप सेकंड वाली स्लाइड देखें ना, रोमन रिपब्लिक, इसी में आपको नज़र आएगा कि इसी टाइम पे जो ब्रिटेन है उसको भी फतह किया गया था, ठीक है। आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो रोमन एम्पायर ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शामिल की थी, ये मैं लेट मी जूम इट। यहाँ पे ना एक ये नाम आपको नज़र आ रहा होगा, विट्रोवियस। इस बंदे ने एक बुक लिखी थी दी आर्किटेक्चर, और इसका दी विट्रोवियस मैन भी, आपको विट्रोवियस मैन के नाम से ना आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको इसकी एक पेंटिंग नज़र आएगी। वो बहुत कमाल की पेंटिंग है। उसमें मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको शौक होता है इन डेप्थ स्टडी करने का, ठीक है। तो चलें अब हम चलते हैं रिलीजन पे, ठीक है, रिलीजन पे। तो अच्छा, ये आपको बता दूं मैं कि जो रोम है वो सिटी कैसे बना और इटली कैसे बना। तो काफ़ी सारे डिक्लाइंस के बाद, काफ़ी सारी स्कैटरनेस के बाद, बहुत सारे मतलब अप्स एंड डाउन्स के बाद एक टाइम ऐसा आया कि जो इटली है उसने खुद को स्टेबल किया। उस वक्त जो रोम था वो पापल स्टेट जो होती थी ना, पैपल स्टेट्स थी, यानी कि 5 सिटी थे, 5 स्टेट्स थी जिन पे प्योरली जो उस वक्त जो पापाइसी जो है ना वो हुकूमत कर रहे थे, जो उनके पैप होते हैं ना, फादर होते हैं, वो हुकूमत करते रहे। आई थिंक कि ये कोई अरसा बनता है, मेरे ख्याल से 1000 साल से ज़्यादा का टाइम है ये लोग उस पर हुकूमत करते रहे थे। इटली के या जो रोम के कुछ एरियाज़ पर जो फादर्स थे प्योरली उनकी हुकूमत थी, कोई उन पर एम्परर नहीं था, वो लोग खुद ही एम्परर थे। और इसी टाइम की वजह से वो लोग इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके थे कि फिर एटलीस्ट जो मार्टिन लूथर है उसको फिर अपनी एक फिलॉसफी पेश करनी पड़ी थी, जिसको फिर हम 49 जो है ना उसको 59 उसके नाम से, थीसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका हम रिलीजन देखते हैं। रिलीजन जो है उस टाइम पे यूरोप में जो था सारा आपको पता क्रिश्चियनिटी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि जो 5 ऐसे स्टेट्स थे जिन पे प्योरली जो थे वो फादर्स जो होते थे, जो चर्च था उसकी हुकूमत थी, और उनमें रोम भी शामिल था। तो इस वजह से जब इटली स्टैंड हुआ उसने खुद को यूनिफाई करना शुरू किया, तो जो रोम था वो उनके अंडर था, तो लिहाजा
मतलब जैसे मतलब आप अपने मज़हब का हिसाब लगाएं ना, कि किसी आपने मतलब कारी साहब से या उलमा साहब से आपने कोई चीज़ लेनी हो, स्पेशली कोई स्टेट लेनी हो, कोई आपने कोई सूबा वगैरह लेना हो, तो एक बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो उस टाइम पे भी उन लोगों को बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस वजह से फिर एटलीस्ट कहीं पे जाके, बहुत एंड पे जाके रोम जो था उसको यूनिफाई किया गया था इटली में, और फिर कहीं जाके वो जो है उसका उन्होंने उसको डिक्लेयर किया था अपने कैपिटल के तौर पे, ठीक है। तो यूरोप में जो था मार्टिन लूथर जो है, मतलब इसको पॉलिटिकल और रिलीजन जो है, आप इनको अलग अलग स्टडी कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने स्पेशल रेनेसांस को पढ़ना है तो, ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों को जो ना साथ से लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मार्टिन लूथर जो है इसने प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू किया था, ये मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि उस टाइम पे जो पापेसी थी वो बहुत करप्ट हो चुकी थी, और मतलब वो उनकी दौलत इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा दौलत थी उनकी, कि वो लोग जो थे किंग से भी ज़्यादा अमीर हो जाते थे, क्योंकि एक तो उनके पास 5 मोस्ट जो थे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थी, दूसरा उसके अलावा उनके जो मतलब अखराजात वगैरह जो थे वो हुकूमत से लेते, सॉरी वो लोगों से लेते थे, ये सारा कुछ कर आके उनके पास बड़ी ज़्यादा दौलत जमा हो चुकी थी। तो इंडल्जेंसीज जो थी वो लोग ये बेचा करते थे। हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हकनवाज का मैसेज आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही? मैम आ रही है, सही क्लियर आ रही है। अच्छा, अब उसने लेफ्ट कर दिया। चलें, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ लें कि हमें इस बात की नहीं समझ आई है, मैं कोशिश करूँगी दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि फिर आगे जब हम लिटरेचर की तरफ जाएँ तो आपको चीज़ें समझ आ रही हों, ठीक है। एक तो हमने इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बात की है। पॉलिटिकल जो है मैंने सारा जो है ना शॉर्टकट में करके इन स्लाइड्स में लिख दिया है, तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर रिलीजन पे थोड़ी सी मैंने बात की है, बहुत डेप्थ में बात नहीं की है, तो क्योंकि फिर स्टूडेंट जो है ना वो तंग पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि हमें इतनी डेप्थ में ना समझ नहीं आ रही है बातों की। तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन आता आप लोग पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड जो ना वो शुरू करें। क्लियर है सबको? चलो, या मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, जिनको जो पढ़ा दें कह रहे हैं यस सर, यस सर, क्या समझ आ रही है? ओके, चलें, अब जब नहीं समझ आए तो हैंड रेज कर लिया करें, अपना क्वेश्चन जो है ना चैट बॉक्स में छोड़ दिया करें, ताकि मैं वहीं दोबारा जो है ना क्लास के एंड पे या साथ ही एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अब रिलीजन जो है उस टाइम पे आपको समझ आ रही है। अब जो रोमन कैथलिक चर्च है, रोमन कैथलिक चर्च, ये टर्म आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो रोमन कैथलिक चर्च क्या था, ये लास्ट में मैंने ऐड किया हुआ है, ये यहाँ पे, ये क्या था, ये उस टाइम पे असल में जो रोम है ना, आपको पता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो कहाँ पे मतलब पैदा हुए थे, जब किस एरिया पे उनका सारा होल्ड था, तो वो सारा रोम का जो एरिया ना वहाँ पे था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई थी, उसके बाद उनको मतलब क्रिश्चियंस व्यूज़ के मुताबिक उनको क्रूसीफाई किया गया, लेकिन हमें पता है कि वो आसमानों पे है, ठीक है। उस टाइम के बाद क्या हुआ, तकरीबन 300 साल तक जो क्रिश्चियनिटी है वो मतलब उसको स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया था, वो मतलब ऐसे ही आम लोगों का मज़हब था। फिर कहीं जाके अपने स्टेट को स्टेबल करने के लिए रोम जो है उसने इसको शुरू किया था, क्रिश्चियनिटी को इसने अपनाया था, ठीक है। तो उसको रोमन कैथलिक चर्च कहा जाता, रोमन चर्च भी कहा जाता है, कैथलिक चर्च भी कहा जाता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जब रोम जो है इसको जब अब आप इसकी जब हिस्ट्री देखेंगे, आप जो शॉर्ट पे मैंने लिखी हुई है, तो वहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा कि रोम को जो था ना 286 में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक्चुअली उन्होंने खुद 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था, बल्कि 2 कोर्ट्स बनाई गई थी, 2 चर्च जो कहने के आप बनाए गए थे लोगों को आसानी से ना वो डील करने के लिए, क्योंकि रोमन एम्पायर जो थी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि एक किंग के लिए, सोल किंग के लिए उसको जस्टिफाई करना, उस सारे को हैंडल करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था। लिहाजा उन लोगों ने क्या किया कि इसको कहा कि जो बादशाह था वो जब एम्परर मरता है तो उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि एक बेटा ये इतना पार्ट एक बेटे ले लो, इतना पार्ट जो है वो एक बेटा ले लें। अब ये हुआ कि जो एक पार्ट जो है वहाँ पे रोमन कैथलिक चर्च जो है वो वहाँ पे उसको हाईलाइट किया गया। तो मतलब तमाम जो दुनिया, फिर इन जो रोम्स थे, इन्होंने फिर अपने मज़हब को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मिशनरीज़ भेजे, जिनमें से एक मिशनरी जो है वो हमने पढ़ा कि ब्रिटेन भी गया, उसका नाम क्या था बना, और कब जो ब्रिटेन है उसका जो पहला किंग था वो बना था, क्रिश्चियन बना था, ये थोड़ा सा बता देंगे 1-2 लाइन्स में? हाँ जी, 3-4 लोग मौजूद हैं, कोई बता सकते हैं?
ये एक बड़ा मतलब बेसिक क्वेश्चन है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस सिनेरियो कि आप में से किसी को भी नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ जी, एटलीस्ट ये बताएं कि क्रिश्चियनिटी जो थी इसको हाँ जी जुल्करनैन। कंफर्म नहीं है मैम, 597 में तो जी इसको स्टार्ट हुआ 597 ही है ना, था। वही वही टाइम है इसका, यही वाला। उस टाइम पे इसको डिक्लेयर किया गया था एक स्टेट रिलीजन के तौर पे, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सा जो सेंट था वो आया था, उस सेंट का नाम भी बुक्स में मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है वो, ऑगस्टाइन, ठीक हो गया। और उस टाइम पे कौन सा जो था किंग था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था सबसे पहले? किंग अल्फ्रेड, आई थिंक किंग एल्फर्ड नहीं है। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? एथलबर्ट। हाँ जी हाँ जी एथलबर्ट था। एंड किंग ऑफ, ही वाज अ किंग ऑफ विच स्टेट? स्टेट का कंफर्म नहीं अभी नहीं है। हाँ जी एथलबर्ट था और वो किंग था कैंट का, और कैंट से ही कैंटरबरी जो ना ये इसको शुरू किया गया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कैंट का वो किंग था और कैंट से ही कैंटरबरी टेल बन जाती है, ठीक है। और कैंटरबरी ये वही है जो हमारी कैंटरबरी टेल में आती है, ठीक है। ये समझने के जो उस टाइम पे उनका एक चर्च की जो फॉर्म था वो उसने प्रोड्यूस किया था इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब ये उसमें क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड जो है उस टाइम पे हम बात करने लगे हैं रिनेसांस के टाइम पे, यानी कि अर्ली रिनेसांस जो टाइम है उस टाइम पे हम बात करने वाले हैं क्रिश्चियनिटी की। तो इसमें एक लोलार्ड मूवमेंट थी। लोलार्ड मूवमेंट क्या थी? जो जॉन वाइक्लिफ है, वाइक्लिफ जिसकी हमने वो भी पढ़ी हुई है, ये प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और इसने ट्रांसलेशन की थी किसकी? बाइबल की, ठीक है। तो इसने भी जो था ना अपने ज़माने के जो मतलब गलत रसूमात शुरू हो चुकी थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और इसके जो मानने वाले थे उनको लोलार्ड्स कहा जाता था, आई थिंक उनको मौकरी करने के लिए। तो उस सारे को लोलार्ड मूवमेंट कहा जाता है। विलियम टाइंडेल है, इसने भी बाइबल को ट्रांसलेशन की थी। हेनरी एट का हम ज़रूर पढ़ेंगे, हेनरी एट के बारे में। जब ये प्रोटेस्टेंटिज्म चल रहा था यूरोप में, जर्मनी में, तो उस टाइम पे जो हेनरी एट है ना, इसने क्या करना था कि इसको मतलब इसको एक हायर चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब ज़ाहिर है कि कोई लड़का होगा तो भी उसके तख्त को संभालेगा, थ्रोन को संभालेगा। तो इस वजह से इसने क्या किया कि जो इसकी पहली बीवी थी उसको मतलब उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी में ये था कि आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये चाह रहा था क्योंकि ऐसा रूल मुझे मिले कि मैं जो है दूसरी शादी करूं। तो उस टाइम पे जो वो एन बोलेन है उसके साथ ये शादी करना चाह रहा था। तो उस टाइम पे मतलब यूँ समझें कि इसको मतलब बड़ा सुनहरी मौका मिला था मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब ये एक मिरेकल ही समझ लें, मिरेकल तो खैर नहीं कहना चाहिए, कि मतलब इसकी ख्वाहिश थी और उसी टाइम पे प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो शुरू हो चुका था। तो लिहाजा इसने भी क्या किया कि इसने भी आवाज़ उठा दी कि भाई हम लोग जो ना, हम लोग भी रोमन कैथोलिक जो चर्च है उससे हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम लोग अपना अलग से चर्च कायम करेंगे। तो इसका ये हेनरी एट ने फिर अपना एक अलग से चर्च शुरू किया था जिसको हम चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, ये एंग्लिकन भी उसको कहते हैं, एपिस्कोपल चर्च भी उसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यही वाले जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जब ये इंग्लैंड में इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ, तो उसको हम प्यूरिटन्स कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो प्यूरिटन्स थे ये वो लोग थे जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ थे, और ये लोग किसको मतलब किसका साथ दे रहे थे? चर्च ऑफ इंग्लैंड का, कि ठीक है अच्छा चर्च बन रहा है, चलो हमारे मुल्क में भी थोड़ी रिफॉर्मेशंस आ जाएंगी, हमारा जो चर्च है ये भी अच्छा हो जाएगा, हमारा रिलीजन अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो इसका मोटिव जो था हेनरी एट का वो तो ठीक नहीं था। तो जो चीज़ गलत बुनियाद पे रखी जाए वो आगे जाके तंग भी करती है। तो यही हुआ था, जो प्यूरिटन्स थे मतलब हेनरी एट को सिर्फ अपना मकसद चाहिए था, उसको लोगों की परवाह नहीं थी। तो अब इसने जो प्यूरिटन्स थे ये वो लोग जो थे, ये फिर जब इंग्लैंड के बाद मतलब सिनेरियो से तंग पड़ गए, तो ये लोग जो हैं ये फिर जहाँ से फ्ली कर गए थे अमेरिका की तरफ, ठीक है। और फिर यहीं आगे कहीं जाके ये चीज़ें हम सैलम विच ट्रायल में पढ़ेंगे, और फिर ये और इसी वजह से जो न्यू इंग्लैंड है इसकी भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
ठीक है। जब वहाँ पे कभी मैं आपको बता दूँगी, अभी नहीं, आप लोग फिर थक जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका लिटरेचर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लिटरेचर में हमारे पास जो हम असल में बात कर रहे हैं रेनेसांस की, अर्ली रेनेसांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्ली रेनेसांस में क्या होता है कि जो इटली था, जर्मनी था, फ्लोरेंस था, ये सब लोग किसके अंडरगो थे? ये लोग मतलब सामना कर रहे थे चेंजिंग का, जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। रेनेसांस जो था वो यहाँ पे शुरू हो चुका था, लेकिन ये जो रेनेसांस है इसने इटली में ज़्यादा इफेक्ट किया था आर्ट को, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नाम मैंने छोड़ दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आप काइंडली इन पर आपने काम करना है। और मेरे ख़्याल से कि मैंने यहाँ पे इन सब के नाम शामिल नहीं किए हैं, मेरे ख्याल से नहीं किए हैं। तो आपने इन सब की स्लाइड्स बना के, हाँ जी, माइकल एंग्लो का मैंने लिख दिया हुआ शॉर्ट सा। बाकी जो हैं ग्योटो का नाम आपने ये सबसे पहला इसका नाम आता है, जो सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है ना, इसका नाम सबसे पहले काउंट किया, सबसे पहले जो है ना रेनेसांस के वाले से इसका नाम लिया जाता है कि इसने जो राइटिंग्स थी इस तरह से प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी, जो कि रेनेसांस की जिनमें से स्मेल लाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर जब इटालियंस के नाम, ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, हमने ये पीछे पढ़े हैं इनके नाम, ठीक है। ये मैंने स्लाइड एज सच उठाई है लेट मिडल एजेस में से, आप लोगों को रिवाइज़ करवाने के लिए, ठीक है। ये सारी स्लाइड लेट मिडल एजेस में भी आपको मिलेगी। अब जो ट्यूडर्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्ली रेनेसांस, हम पढ़ रहे हैं अर्ली रेनेसांस। हाई रेनेसांस हम इंशाल्लाह कल परसों 2 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। तो अर्ली रेनेसांस जो है उसका हम शॉर्टकट सिनेरियो भी पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि जो ट्यूडर्स हैं ना, आपको इनके नाम आने चाहिए। सबसे पहले हेनरी 7 है, ठीक है, हेनरी 7 है। उसके बाद हेनरी 8 है। हेनरी 8 ये वही बंदा है जिसने चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी थी। एडवर्ड 6 है। उसके बाद लेडी जेन ग्रे है, जो सिर्फ 9 दिन के लिए बनी थी। और उसके बाद मैरी 1 है, इसको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। ब्लडी मैरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैथलिक थी और ये अपने बाप हेनरी 8 के खिलाफ थी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसको जहाँ पे फ़रोग मिले। ये कैथलिक चर्च को पसंद करती थी और इसने बहुत से जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको मरवाया भी था, और इसी वजह से इसको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। और इसके बाद जब लोगों ने इससे जान छुड़वाई 5 साल के बाद, तो फिर लोगों ने शुक्र किया कि एलिज़ाबेथ 1 आई है। इसने बड़ा एक मॉडरेट सा रवैया रखा और इसके आने से इंग्लैंड जो है उसने काफ़ी ज़्यादा फ़रोग भी पाया था। अब ये जो अर्ली रेनेसांस है इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो हाई रेनेसांस है ना, इसके लिए एक सारा वो यूँ समझें कि एक बुनियाद बन रही थी। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हुआ था कि एलिज़ाबेथ 1 जो है वो थ्रोन पे बैठी है और साथ ही जो है ना कहीं आसमान से हाई रेनेसांस टपक पड़ा है और पूरे इंग्लैंड को उसने चेंज कर दिया, एक ही दिन में चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि उससे पहले जो है, मतलब देखें ना, अगर आप इमेजिन करें कि जो हेनरी 8 है, हेनरी 8 जो है उसने भी एक बहुत बड़ा काम किया था इसको रोमन कैथलिक से जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि इसने रोमन कैथलिक जो चर्च है उसको मतलब किक आउट कर दिया था और उसने यहाँ पे चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी थी। तो ये एक बहुत बड़ा ये भी जो था ना इसका स्टेप था जो उसने लिया था इस हवाले से। तो ये आपने ट्यूडर्स कितने हैं टोटल? 6 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 5 हैं, लेकिन ये 6 हैं। वो जो लोग 5 कहते हैं ना, वो लेडी जेन ग्रे को शामिल नहीं करते हैं। आपने इसको भी शामिल करके, लेडी जेन ग्रे को शामिल करके आपने 6 जो है ना वो ट्यूडर्स के नाम याद कर लेने हैं। इनके डेट्स बेशक आप ना याद करें, डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेनरी 7, हेनरी 8, एडवर्ड 6, लेडी जेन ग्रे और ब्लडी मैरी और एलिज़ाबेथ का तो सबको ही पता है, ये आपने नाम याद कर लेने, ठीक है। अब ये जो हाँ जी बोलें। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड है और ये जो है प्रोटेस्टेंट, ये दोनों सेम होंगे? देखें, प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था, जो जर्मनी में मार्टिन लूथर ने जो शुरू किया था ना, जो मार्टिन लूथर ने शुरू किया था, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं। उसी को फॉलो करते हुए ना, मतलब हेनरी 8 को तो पहले कोई चीज़ चाहिए थी कि उसकी जान छूट जाती, तो उसकी जो कोइन थी पहली, मतलब उसको दूसरी शादी करने के लिए कोई मौका चाहिए था, तो लिहाजा ये मतलब पहले ही कोई खिचड़ी पका रहा था। तो इसने यहाँ पे क्या किया, उसी चीज़ को बेस बना के, जो जर्मन में हो रहा था उसी को बेस बना के इसने इंग्लैंड में भी जो रोमन कैथलिक चर्च था उसकी तमाम तर जो ताकत थी
उसको डिक्लाइन कर दिया और उसी सिनेरियो को यूज़ किया इसने यहाँ पे। तो वही जो प्रोटेस्टेंट्स थे, वही प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे उनको प्रोटेस्टेंट्स भी कहा जाता है और उनको प्यूरिटन्स भी कहा जाता है। तो प्यूरिटन्स जो है असल में ये प्यूरिटन्स पहले नहीं थे, ये तब प्रोटेस्टेंटिज्म ही था, ये प्रोटेस्टेंट्स ही थे। लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे ना जैकोबिन और कैरोलाइन पीरियड, उसके बाद फिर वो लोग जो कि थे प्रोटेस्टेंट, लेकिन उन्होंने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ? पहले उन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर कुछ साल गुजरने के बाद अब उन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? उन्होंने उठाई थी चर्च ऑफ इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो उसको जो है ना हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना प्यूरिटनिज़म था। ठीक है, अब भी नहीं समझ दोबारा पूछ लें आप, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि एक दफ़ा में नहीं समझ आती, आप दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप जुल्करनैन बताएंगे क्या समझ आई है आपको? मुझे तो लग रहा है आपको कोई समझ नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि आपको किन सादा अल्फाज में बताऊं। क्या समझ आई है आपको? मैम यही कि ये जो पहले लोग थे ये पहले दूसरे चर्च के खिलाफ थे, रोमन कौन से कैथोलिक चर्च के के? खिलाफ हाँ थे। हाँ, और रोमन कैथोलिक चर्च उसके तो बाद ठीक उसके है, बाद फिर ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ हो गए थे, इस वजह से इनको फिर प्यूरिटन्स कहा यानी जाता कि है। प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ठीक हो गया। जी, तो रोमन कैथोलिक चर्च कौन सा चर्च है? ये प्रोटेस्टेंट ही हैं हम ये। और ये कहाँ पे हो रहा था? मतलब जो प्रोटेस्टेंटिज्म है ये शुरू कहाँ पे हुआ था? ये इटली से शुरू हुआ था। जर्मन में। मार्टिन लूथर जो है ना वो जर्मन। जर्मन है ना, वो जी यूनिवर्सिटी जी। में पढ़ाता था। तो उसने क्या किया था कि जो 95 थीसिस थे, 95 निकात थे, उसने जवाब तलब किए थे और वो उसने लगा दिए थे, चर्च की दीवार पे लगा दिए थे कि मुझे इनके जवाब चाहिए। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम था जो उसने उठाया था। तो 95 थीसिस उसके पढ़िएगा अगर कभी टाइम मिला तो। ठीक है, जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो ट्यूडर लिटरेचर है हमारा, जो कंसर्न है वो तो लिटरेचर है ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी तो फिर जो लिटरेचर है वो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो लिटरेचर है उसमें हमारे पास जो हैं वो दो जो है फेमस जॉनरास आ जाते हैं, एक है ड्रामा और दूसरा है पोइट्री। तो ड्रामा जो है इसके ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं पेपर में, काइंडली वो आप लोग ना याद रख लें कि हम बात कर रहे हैं मिडल एजेस की। पहले हम मिडल एजेस का थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपको रेनेसांस की तरफ लेके आऊँगी। मिडल एजेस थी जिसको हम, जो कि एंग्लो नॉर्मन एज की बात हो रही है। तो अच्छा, आप लोगों में कभी किसी ने सर्च किया होगा क्या जो रोमन लोग थे, रोम जब हुकूमत कर रहा था इंग्लैंड पे, ब्रिटेन पे, तो आपको याद होगा कि उसने जब ग्रीस पे कब्ज़ा किया था 31 बिफोर क्राइस्ट में, तो उसने उनकी देखा देखी अपने मज़हब को क्योंकि इन्होंने अपना कल्चर जो है वो फिर अडॉप्ट किया था, उनसे मुसलत वगैरह किया था, तो फिर वो जो नॉर्मन थे। खत्म हो गया था कल्चर। किनका कल्चर ख़त्म हुआ था? इंग्लैंड वालों को मरता उन्हें अपना अपनाया था। ये असल में जो था ये एक कॉम्बिनेशन बन गया था। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ जो थिएटर्स वगैरह थे, जो उनका कल्चर था ना ग्रीस से रिलेटेड, या उनका जो अपनी मैथोलॉजीज़ थी, वो ज़ाहिर है मतलब 400 साल वो यहाँ पे हुकूमत करके गए हैं, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। अंग्रेज़ यहाँ पे हमारे पास 100 साल हुकूमत करके गए हैं, तो देखिए हमारा कितनी चीज़ों को अफेक्ट करके गए हैं। तो 400 साल तक अगर वो यहाँ पे रहे तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया होगा ना ब्रिटेन को, तो उन्होंने उनको अपना कल्चर भी दिया था। और कुछ जो हैं वो लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्होंने शायद कोई जो थिएटर्स वगैरह थे या जो इस तरह का स्टेजेस वगैरह का जो सिस्टम था जो उनका पीछे रोम में था, शायद कुछ ना कुछ दिया था इनको, लेकिन उसके बहुत स्ट्रॉन्ग जो हैं एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। तो अब जो मिडल एजेस थी, ये जब शुरू में जब मतलब नॉर्मन जहाँ पे आए थे, तो उस टाइम पे क्या होना शुरू हुआ था कि जो चर्च 597 में जो थे, यानी कि उनके आने के तकरीबन 100 साल बाद, नॉर्मन्स के आने के तकरीबन 100 साल के बाद यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी आ गई थी। उससे पहले जो रोमन्स थे वो भी पैगन्स थे। पैगन से मुराद मतलब पैगन उनको कोई और कहे तो पैगन कहलाता है। पैगन असल में क्या मतलब आम तौर पे जो कहा जाता है
कि जो इब्राहिम के रिलीजन के नहीं होते हैं ना, दिन इब्राहिमी के जो नहीं होते हैं। इब्राहिमी रिलीजन में आपको 3 मज़हब आते हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। तो बाकी जितने भी मज़ाहब हैं या जितने भी मिथोलॉजीज़ हैं उन सबको हम पैगन कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्स, ये लोग नॉर्स के थे, तो उनकी अपनी एक मिथोलॉजी थी। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आई तो फिर इन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो क्रिश्चियनिटी है उसको 7 स्टेट्स थी ना, तो 7 स्टेट्स के जो किंग्स थे उन्होंने इसको अपनाना शुरू कर दिया। और फिर आपको पता है कि इंग्लैंड पूरा यूनिफाई भी हो गया था। तो अब जो क्रिश्चियनिटी थी उसको पूरे मतलब सब लोगों को मतलब पहुंचाने के लिए उस टाइम पे इस तरह की मतलब राइटिंग्स तो नहीं होती थी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम हिफ़्ज़ करते हैं या हदीस की बुक्स पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मतलब बस चर्च के अंदर ही होते थे लोग, और वो कुछ स्पेसिफिक लोग होते थे जो मतलब मज़हब की जो थी ना हिदमत कर रहे होते थे। तो लिहाजा उस टाइम पे क्या था कि वो लोग जो थे मतलब प्लेस जो थे या जो कहानियाँ होती थी बाइबल की, वो लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए वो ड्रामास की शक्ल में, या जो उनके फेस्टिवल्स होते थे, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, उन जो उनके फेस्टिवल्स होते थे उन फेस्टिवल्स पे वो लोग जो थे कुछ ख़ास किस्म के प्लेस जो थे वो प्रोड्यूस करते थे। और उस टाइम पे जो एक्टर्स होते थे, एक्चुअली कोई एक्टर्स नहीं होते थे, बल्कि जो कलरजी होते थे, जो इस तरह के लोग जो होते थे उनके अपने जो होते थे, मतलब ज़ाहिर हाईएस्ट लोग तो नहीं वो ये काम करते थे एक्टिंग वगैरह, तो जो उनके लो रैंक के लोग होते थे चर्च के अंदर ही, वो लोग एक्टर्स की शक्ल में पर्सोनिफिकेशन करके आग की पर्सोनिफिकेशन, उन्होंने बड़े बड़े पिजेंट्स बनाए होते थे। ये आई थिंक, हाँ जी, ये उन्होंने ये जो थे ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा उस टाइम पे जो थिएटर्स जो था 2 किस्म का जो प्रोड्यूस हुआ था। एक जो थे एक स्टेशनरी पहले जो थे ये, चले मैंने आई थिंक थोड़ा आगे से बता दिया, शुरू से थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। ये असल में मैं आपको मिडल एज का भी सारा बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले जो लिटोलॉजिकल जो ड्रामा था, ये ड्रामा था ये कौन सा ड्रामा था, ये प्योरली जो था चर्च के अंदर होता था, चर्च के अंदर होता था। और इसमें जो फेस्टिवल्स होते थे, जो उनके ईस्टर्स वगैरह होते, जो क्रिसमस होते थे उनके, वो आपको पता है कि 8-9 महीने दिन तक जिनका ना एक फेस्टिवल चलता होता था। तो आई थिंक अभी ऐसा ही होता है। तो उस टाइम पे ये लोग जो थे लोगों को चर्च में बुलाते थे और वहाँ पे उनको लोगों को ये ड्रामास वगैरह करके दिखाया करते थे। और ये आज भी इंग्लैंड में चलते हैं ये वाला ड्रामा जो है। इसके अलावा एक ममस ड्रामा होते थे जिनमें कि वो लोग किसी न किसी उसका कॉस्ट्यूम्स पहन लेते थे किसी न किसी चीज़ का, तो वो प्रेजेंट कर रहे होते थे उसको। उसके अलावा फिर जब जो ड्रामा था पहले चर्च के अंदर था, और जो एक साइकिल चला करते थे, साइकिल्स का नाम आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या होता था कि ये जो आपको नज़र है ना यॉर्क, ये इनकी जगहों के नाम है, यॉर्क सिटी का नाम है, चेस्टर, वेकफील्ड, ये सिटीज़ के नाम है। अब ये जो साइकिल होता था ना, ये साइकिल अक्सर पेपर में पूछा जाता है। साइकिल में क्या होता था कि किसी एक थीम को, किसी एक स्टोरी को ले लिया जाता था, जैसे कि क्रिएशन ऑफ अर्थ है या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या किया जाता था कि उसमें पूरे साइकिल में उस जो स्टोरी होती थी उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप बयान किया जाता था कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। तो उसको साइकिल कहा जाता था, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बयान किया जा रहा होता था, और ये सब कुछ चर्च के अंदर हो रहा होता था, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा करके क्या हुआ कि जो ड्रामा है, और ये सारा ड्रामा लिखा जा रहा होता था किस लैंग्वेज में, लैंग्वेज इनकी होती थी लैटिन, क्योंकि आपको पता है कि उस ज़माने में जो लैटिन लैंग्वेज थी वो रिलीजन लैंग्वेज थी, और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी जो कि बाद में वो ओल्ड इंग्लिश कहलाई थी, और सॉरी मिडल इंग्लिश कहलाई थी, वो जो थी वो आम लोगों की ज़ुबान थी। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो चर्च के अंदर ड्रामा था उसको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ऑडियंस ज़्यादा होना शुरू हो गई, या लोगों ने फिर उसमें मज़ीद इनोवेशंस आना शुरू हो गई, लोग जो थे वो मतलब इनको चेंज करने के मतलब आना शुरू हो गए। तो फिर जो था ये इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी किसकी वर्नैकुलर ड्रामा जो था इसकी तरफ चला गया। तो वर्नैकुलर ड्रामा जो है इसमें क्या होता था कि 3 M's इसमें आते थे। अब 3 M's क्या होते थे कि हाँ जी, इसमें क्या होता था कि ये मैंने ना स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं। पहले मिस्ट्रीज़ प्लेज आए, इसमें क्या होता है क्रिएशन स्टोरीज़ बयान की जाती थी। अब मिस्ट्रीज़ प्लेज जो हैं, क्रिएशन स्टोरीज़ हैं, इसी में साइकिल आएंगे, ठीक है, इसी में साइकिल आएंगे। उसके बाद मिरेकल प्लेस, सेंट्स की जो लाइव्स होती हैं उसके बारे में बयान किया जाता है। और फिर जो मोरालिटी प्लेस थे ये थीम फ्रॉम बाइबल, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी मैन एक स्टोरी है, और ये मोरालिटी प्ले है। तो आई थिंक थोड़ा मेरे आई थिंक कहीं की प्रॉब्लम आ गई, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले
लिटर्जिकल ड्रामा होता था। ये ड्रामा क्या होता था, उसमें बयान किया, उसमें होता था चर्च के अंदर होता था। इसको एक्टिंग के तौर पे नहीं होता था, इसमें आमतौर पर डायलॉग्स ही होते थे ज़्यादातर जो होता था। तो लेकिन इसको थोड़ा मतलब बड़ा एक सेकंड समझ के पेश किया जा रहा था लोगों के सामने। फिर ऐसा ऐसा जो ड्रामा है ये चर्च से बाहर आना शुरू हुआ। चर्च के अंदर पहले होता था, फिर चर्च के सहनों में, और चर्च के सहनों से फिर ये जो था थिएटर में चला गया। ठीक है, ये यकदम नहीं बाहर निकला था। तो उस दौरान जो पैट्रोनेज इसका किया जाता था, पैट्रोनेज क्या होता था कि जो पैट्रोनेज के बाद में आया, उससे पहले जो था वो जो चर्च होता था वही सब अरेंजमेंट कर रहा होता था इस सारे हिस्से की। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये वर्नाकुलर में चेंज हुआ है ना, तो फिर इसको पैट्रोनेज जो था वो भी मतलब इसको दिया गया कि चलो पहले तो गिरजाघर जो था, जो चर्च था, उसकी इंतज़ामिया से सारा अरेंजमेंट करती थी। लेकिन अब जब ये चर्च से बाहर निकला है तो अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, अब खर्चे कौन उठाएगा। तो फिर जो अमीर लोग होते थे उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी गई कि आप लोग जो हैं इसका सारा अरेंजमेंट किया करेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड पैट्रोनेज। तो उसके अलावा आपको कहीं पे जाके एक मास्क प्लेस भी नज़र आएंगे, MASQUE। तो वो प्लेस क्या होते थे कि वो प्लेस जो थे वो स्पेशली कोर्ट के लिए लिखे जाते थे। एक तो हम पढ़ रहे हैं लिटर्जिकल प्लेस। लिटर्जिकल ड्रामा क्या होता था चर्च के अंदर। वर्नैकुलर ड्रामा क्या है, थीम्स, स्टोरीज़, एलिगोरिकल, जिस सब कुछ बाइबल से रिलेटेड होता था, लेकिन ये चर्च के बाहर प्रोड्यूस किया जाता था, जिसको हम 3 M's भी कहा जाता है। इसमें 3 M's आएंगे। और एक तीसरी किस्म की जो ड्रामा था उसको हम कहते हैं मास्क, MASQUE। ये होता था कोर्ट के अंदर होता था, यानी कि जो रॉयल्टी होती थी उन मेंबर्स के लिए जो ड्रामास लिखे जाते थे, दैट आर कॉल्ड मास्क प्लेस। और ये आपको शेक्सपियर में भी नज़र आएंगे। उसका एक बड़ा फेमस जो है ना ड्रामा वो मास्क प्ले कहलाता है। इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे जाके। ठीक है, तो राइटर्स आपको मैंने बता दिया कि ऐसे राइटर्स नहीं होते थे, बाइबल की स्टोरीज़ ली जाती थी, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर दिया जाता था। ठीक है, तो एक्टर्स आपको मैंने बता दिया। थीम्स जो थी वो यही होती थी कि अखलाकियात लोगों को सिखानी है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता था कि पर्सोनिफिकेशन जो थी, जो मतलब जो अगर सूरज है तो सूरज की पर्सोनिफिकेशन करने के लिए उन्होंने मतलब कोई जो इंसान है उसको मतलब सूरज का कॉस्ट्यूम पहना देंगे। या फिर जो 7 सिंस हैं ये बड़े फेमस थे उनके। 7 सिंस हमने उसमें पढ़े थे, द डिवाइन कॉमेडी में भी हमने पढ़े थे, तो 7 वर्चूज़ भी हमने पढ़ी थी। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन की जाती थी। मतलब अगर कोई ग्लॉटनी है तो उसमें ग्लॉटनी की शक्ल में ही कोई इंसान जो था वो उस तरह का रूप लेके आ जाता था। तो उसको वो शो करवा रहे थे कि ये जो मतलब एक सिन है, सिन जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है, उसको मतलब एक शक्ल बना दी जाती थी। तो 2 काइंड ऑफ थिएटर्स थे, एक पेजेंट्स होते थे और एक स्टेशनरी होते थे। स्टेशनरी क्या होते थे कि एक ही मतलब जगह पे उन्होंने प्रेजेंट करना होता था। तो फिर पेजेंट्स बना दिए गए, यानी कि मूवेबल स्टेजेस इनको कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि जो हेल है और पैराडाइज़ है जिसको हेवन कहा जाता था, इनको 2 को मतलब मूवेबल रखा जाता था। ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े स्टेजेस होते थे तो उनको नीचे पहिए लगा दिए जाते थे ताकि आप कहीं पे भी कंट्री में जाके वर्नैकुलर प्लेस जो हैं वो आप प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि वर्नैकुलर प्लेस भी उसके बाहर प्रेजेंट किए जाते थे ना। तो 2 किस्म के स्टेजेस वहाँ पर पाए जाते थे। और एटलीस्ट फिर कहीं जाके एलिज़ाबेथन एज में जो सबसे पहला थिएटर है द थिएटर के नाम से वो प्रोड्यूस होता है। उससे पहले जो था ये लिटर्जिकल फॉर्म में था, फिर वर्नैकुलर में आता है और फिर कहीं जाके ये द थिएटर के फॉर्म में नज़र आता है हमें। यहाँ तक कुछ चीज़ नहीं समझ आई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में आप खुद ही इस पर रिसर्च करते रहेंगे तो कर लें। अब पूछना अभी तो अभी पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है ना उसको खोल लूँ। लैंग्वेज आप कह रहे थे कि ये लैंग्वेज जो है वो आम लोग यूज़ किया करते थे, तो आम लोग नहीं करते थे या फिर नो अरिस्टोक्रेटिक लोग करते थे? जो इनकी लैंग्वेज थी ना लैटिन, वो थी लिटर्जिकल प्लेस में, लिटर्जिकल ड्रामा में, चर्च के अंदर। जी लेकिन जब वर्नैकुलर फॉर्म में हुआ है ना ड्रामा, तो तब उनकी जो लैंग्वेज थी चेंज हो गई थी। तब जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं ना, सॉरी मिडल इंग्लिश कहते हैं, तब उसमें भी ड्रामाज लिखे जाने शुरू हो चुके थे। और उस टाइम पे जो एक्टर्स होते थे वो भी आम लोग होते थे। अब मतलब देखें ना, अब जो उनके कलर्जीज होते हैं वो तो नहीं गली मोहल्ले में जा जा के परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो लिहाजा जो एक्टर्स थे वो भी चेंज हुए हैं और उनकी लैंग्वेज भी चेंज हुई है। हाँ जी, इसके अलावा कोई और चीज़? मैम वो
तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप जो पहले जो पेज पढ़ी थी हमने उसमें तो उसने कहा ना कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो बन गई थी अरिस्टोक्रेटिक। हाँ जी, तो अभी मैंने कुछ उल्टा बोला है? नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना कि ये आम लोगों की बन रही है, अरिस्टोक्रेटिक लोग तो फिर वो एक अलग हो जाते हैं ना। नहीं, मैंने कहा है जो वो ओल्ड इंग्लिश थी ना, ओल्ड इंग्लिश जो थी जी जी। वो बन गई थी इन लोगों की, आम लोगों की ज़ुबान थी जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, एक्चुअली जिसको हम इंग्लिश कहते हैं ना, वो वाली। तो बाद में जो वो लोग लैंग्वेज लेके थे ना अपने साथ, फ्रेंच डायलेक्ट जो था उनका, वो था उनका एरिस्टोक्रेटिक का। जी जी। तो उनकी 95% जो पॉपुलेशन थी वो वही लैंग्वेज बोल रही थी जो एंग्लो सैक्सन छोड़ के गए थे, जो एंग्लो सैक्सन बोल रहे थे ना। जी जी। तो अगर कहीं पे कोई असिमिलेशन नहीं हो रही है तो दोबारा पूछ लें, ताकि वो आपका जो कनेक्शन है ना वो ना ख़राब हो, क्योंकि जब एक दफ़ा पे कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए ना फिर उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। ओके। चलो, तो 3 M's मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद है जी, आई थिंक आज पोइट्री जो थी इस टाइम पे, एज सच पोइट्री तो नहीं मिली है, क्योंकि उस टाइम पे जो था होल्ड वो सारा चर्च का था, पोइट्रीज लिखी जा रही थी। लेकिन हमने जो मिडल इंग्लिश की पोइट्री जो है वो हम पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद हो तो बियोवुल्फ है, द ग्वाइन पोइट है, उसके अलावा द पर्ल पोइट, सॉरी द ग्रीन आइट एंड द, क्या नाम है उसका, पूरा नाम क्या है भला उसका, जो पर्ल पोइट ने लिखी हुई है। तो इस टाइम पे जो पोइट्री है ना सारी, वो आप मिडल इंग्लिश पीरियड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा राइटिंग वो पोइट्री के हवाले से कोई बहुत फेमस नाम नहीं है। कैंटरबरी टेल जो है उसका नाम आएगा अर्ली रेनेसांस में। तो बस यही कुछ है। तो इंग्लैंड जो है, इसमें आप लोग इस स्लाइड में जो कुछ भी ऐड करना चाहें अपनी मतलब रिसर्च के मुताबिक आज में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके बाद इंग्लैंड में जो था, ये हमने आई थिंक थोड़ा मिस कर दिया कुछ। तो सर थॉमस मोर जो है, इसका नाम हमने पढ़ा है कि इसकी यूटोपिया जो थी ये बड़ी फेमस हुई थी। सर थॉमस पेट जो है, इसकी जो टोटल्स मिसैलनी है, ये पता हो किसी को क्या चीज़ है ये टोटल्स मिसैलनी? ओके जी, हम देखते हैं इसको। उसके बाद जी है हमारे पास निकोलस उडाल ने लिखी थी रॉल्फ रोइस्टर। और आई थिंक मैंने आपसे कहा था मैंने ये पूछना है, मुझे याद ही नहीं रहा। आप लोगों ने भी नहीं याद करवाया कि आज तो आपने हमसे कुछ पूछना था। चले, कल इंशाल्लाह ज़रा पूछूंगी आपसे। अच्छा जी, ये रिचर्ड टोटल जो है ना, इसका नाम थोड़ा सा याद कर लें। रिचर्ड टोटल ये एक पब्लिशर था और उसने बहुत फेमस बुक जो हैं ये इसके पब्लिशर हाउस से पब्लिश हुई हैं, जिनमें से यूटोपिया भी है और इसके अलावा जो है हमारे पास ऊपर कौन सी आ रही है, टोटल्स मिसैलनी। अब जो मिसैलनी क्या होती है? मिसैलनी जो है ये एक्चुअली कहते हैं कि जब बहुत सारे राइटर्स की राइटिंग को इकट्ठा किया जाए तो उस बुक को हम मिसैलनी कहते हैं, ठीक है। आप जब पेमेंट करते हो, ऑनलाइन कभी पेमेंट आपने की होगी, तो उसमें मिसलिनियस का एक वर्ड आता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब मिस्टी वो मतलब कंफर्म नहीं है, या कोई मतलब आप जब क्लियरली बयान नहीं कर रहे होते तो उसको हम मिसलिनियस भी कहते हैं। तो मिसैलनी उसी का लफ्ज़ है। तो टोटल मिसैलनी जो है, टोटल जो है ये हमारे पब्लिशर साहब का नाम है, रिचर्ड टोटल जो हैं। और उनका पब्लिशिंग हाउस से हमारी यूटोपिया पब्लिश हुई है हमारे पास, और दूसरी जो है सर थॉमस वेट की और दूसरा अर्ल ऑफ सरे जो हैं, इन दोनों की जो वर्क है वो सारा इस टोटल बंदे ने, इसका रिचर्ड टोटल नाम है इसका। और इस बंदे ने क्या किया था, एक बुक पब्लिश की थी। एक सारे आई थिंक 40 राइटर्स थे जिनकी, या 40 राइटर्स थे या 40 राइटिंग्स थी, उन सबको कलेक्ट करके इस बंदे ने पब्लिश किया था। एंड दैट इज़ कॉल्ड टोटल्स मिसैलनी। ये नाम याद रखिएगा, राइटर का नाम भी और इसकी राइटिंग का नाम भी, ठीक है। तो यूटोपिया जो है, इसके बारे में शॉर्ट्स हम देख लेते हैं कि यूटोपिया जो थी ये लिखी किसने, थॉमस मोर ने लिखी थी। और थॉमस मोर, जैसे कि मिस मरियम बता रही थी कल के, ये जो है पीपीएससी जो है थॉमस मोर को कंसिडर करता है रेनेसांस फिगर। हालांकि ये इंग्लैंड में तो होगा लेकिन ये यूरोप में तो नहीं था। यूरोप में तो मार्टिन लूथर को माना जाता है ना। मतलब देखें, मैं उस बंदे की एक बड़ी बात पसंद आती है कि उसने चर्च को चेंज कर दिया था,
ठीक है। उसके अलावा भी आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी बड़ी मतलब एक डेयरिंग हिस्ट्री है उसकी, एक बड़ा चैलेंजिंग उसने लाइफ गुजारी है। तो खैर थॉमस मोर जो है इसकी यूटोपिया जो है बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। इसमें इसने एक ऐसे स्टेट का जिक्र किया है ये जिसमें कि जो सब रहने वाले लोग हैं वो एक बड़ी परफेक्ट कंडीशन में रह रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और हर बंदा जो है बड़ा एक मतलब अच्छे स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो यूटोपिया जो है ये आपको अक्सर स्टोरीज़ में यूटोपिया की थीम नज़र आएगी। तो ये एक बड़ा मेजर वर्क है। तो इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, ये आप काइंडली याद रखिएगा। इसकी यूटोपिया की ओरिजिनल लैंग्वेज लैटिन थी और इसके अलावा इसके जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बस ये पूछा जा सकता है कि ये किसके लिखी कब गई थी और इसका जो है वो असल लैंग्वेज क्या थी और इसका जो थीम थी वो क्या थी, बस ये पूछा जाता है। अच्छा, एज ऑफ डिस्कवरी है, इस एज में काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई थी जिनमें से कुछ जो हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं मिडल एजेस टाइम पे। जब लेट मिडल एजेस में जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये स्लाइड आपने खुद कवर करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स, यू विल हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो एज ऑफ डिस्कवरी एंड द लास्ट स्लाइड वी हैव लेट मिडल एजेस जो है, इसको आपने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो तब हमें अर्ली रेनेसांस एज जो है ना क्लियर होती है, ठीक है। तो इन सबको आप काइंडली बहुत ध्यान के साथ 3, 4, 5 घंटे लगा के आपने इस पर काम करना है, तब कहीं जाके जो आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैंने बहुत सी चीज़ें जो वो मतलब थोड़ा शॉर्टकट में बताई हैं। आपको टाइम मिले तो आप ड्रामा के करैक्टरिस्टिक जो हैं वो और डिटेल में पढ़ना चाहें वो ज़रूर पढ़िएगा। रोमांसेस जो हैं वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं, वो भी इस टाइम पे लिखना शुरू हुए थे। रोमांसेस क्या होते थे, ये असल में एक नावल की अर्ली फॉर्म है, नावल की अर्ली फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो चिवैलरी होती है, जिसको कुछ लोग शिवैलरी भी कहते हैं, वो इस टाइम पे वो प्रोड्यूस हो रही थी। जो नाइट्स होते थे, नाइट आपको पता है कि जो मतलब आप समझ लें कि जैसे कमांडोज आप कह लें शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या होते थे कि जो रॉयल मेंबर्स होते थे, यानी कि जो एलिज़ाबेथ वन जो है उसमें भी आपने वो देखा होगा उसकी। तो वो लोग क्या करते थे कि कोर्ट से रिलेटेड होते वो लोग, और वो जो थे अंडर द रिटेन में भी ये नाइट हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। हाँ जी, बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है उसका। तो उसका बेटा भी है। तो जो नाइट होते थे, जो लोग क्या करते थे कि मतलब जब ये मतलब सफ़रों पे जाते थे तो ज़ाहिर उनकी कोई ना कोई मतलब फैमिली भी होती थी ना, तो उनको फिर जब ये अपने जाने से पहले ज़ाहिर है कि इनकी एक वो होती थी सैडनेस की कैफियत होती थी, इनकी बहादुरी होती थी, फिर इनका वहाँ पे मतलब किसी का वो मर जाना या इस तरह वो, तो वो एक बड़ी मतलब एक बड़ा प्यारा सा लगता था वो। इनकी स्टोरीज़ बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन वो अभी ऐसा चित्रण डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन वो शुरू हो गया था रोमांसेस जो थे। तो ये जो रोमांसेस हैं ये एक्चुअली में आए हैं रोम जो है ना, रोम की जो लैंग्वेज थी, आमतौर पे जो रोम थे वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे उसी वो एक बड़ी वर्नैकुलर लैंग्वेज होती थी। वर्नैकुलर कहते हैं कि मतलब कैजुअल को कहते हैं हम, तो जैसे कि मतलब हाँ जी, कैजुअल जो कॉमन जो होती है उसको हम वर्नैकुलर की फॉर्म में लेके आते हैं। तो उस टाइम पे जो रोम के अंदर जो एक लैंग्वेजेस बोली जाती थी, इसकी रोमांस लैंग्वेजेस को अगर आप पढ़ें तो इसकी बड़ी लंबी डिटेल आपको नज़र आएगी। तो इसमें जो होता था कि जो वो लैंग्वेजेस थी उनको मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था, उनको लो लेवल समझा जाता, जैसे हमारे पंजाबी जो है उसको एक लो लेवल समझा जाता है। तो उस टाइम पर जो रोमांस लैंग्वेजेस थी वो कुछ एरियाज़ में बोली जा रही थी, उस लैंग्वेज में ये एक ख़ास किस्म का जॉनरा जो था वो डेवलप हो रहा था। और यही जो जॉनरा था ये इंग्लैंड में भी किसी न किसी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा था, अभी इनिशियल स्टेजेस में था। उसको हम रोमांसेस कहते हैं। रोमांस यानी कि रोमन लैंग्वेज की वजह से इसको रोमांसेस कहा जाता है, ठीक है। तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं ऐड, आपको जब ये फाइल शेयर की जाएगी। ये जो डिस्कवरी जो है इसमें आई थिंक कोई 4 से 5 डिस्कवरीज तो ज़रूर आएंगी, तो आप काइंडली वो जहाँ पे इसमें शामिल ज़रूर करेंगे। और ये जो लास्ट ऐड के आप लोग लेट मिडल एजेस जो है इसको साथ कंबाइन करके पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आती आप काइंडली मुझे टेक्स्ट करके ज़रूर पूछिएगा। चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी ना तो फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो अब अगर जो नहीं समझ रही अभी आप लोग पूछ लें, क्योंकि हाई डेंसेस मैं नहीं शुरू कर रही हूँ, ये हम इंशाल्लाह कल करने वाले हैं, ठीक है। और जिसको कोई चीज़ नहीं समझ रही वो अभी पूछ लें आप लोग। जो डिस्कवरी जो है इसमें जो रिनेसेंस की एज है इसके बारे में जो डिस्कवरीज हुई हैं इस एज के अंदर ही अर्ली जो रिनेसेंस है या लेट है, इसमें ना आपने ये शामिल करना है कि लेट मिडल एजेस में कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी।
या रेनेसांस के टाइम पे कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, वो आप लिख लीजिए, कुछ 4-5 चीज़ें मिल ही जाएंगी आपको ढूंढ ढांड के ना, थोड़ी मेहनत करने से। अभी तक मतलब कुछ समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत आपको चीज़ों की, तो कर लेंगे इनको। अभी कोई कुछ जी पूछना चाह रहे मैम, ये रेडी करेंगे तो फिर जी जी, लेकिन ज़ाहिर है मेरा मेरा मकसद ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि ये चीज़ें एक दफ़ा में नहीं आती हैं, ये तो पक्की बात है। आप जितने मर्ज़ी लाइक है ना, एक दफ़ा में नहीं समझ आती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कि हमने मतलब इनको बार बार करना है। एक दफ़ा नोट्स बना लें, आप लोग हार्ड फॉर्म में बना रहे हैं, आप इसमें पीपीटीज़ की शक्ल में बना रहे हैं, पीडीएफ की शक्ल में बना रहे हैं, जिस शक्ल में बना रहे हैं ना आप, मतलब डब्ल्यू उस पर वर्ड पे बना रहे हैं, आप वो बार बार बनाएं, बार बार पढ़ें, बार बार चीज़ों को गो थ्रू करें, फिर कहीं जाके जो आपकी लाइफ का हिस्सा बनेंगी, आपके दिमाग का हिस्सा बनेंगी। ठीक है, असल में मैम स्टार्टिंग है तो फिर ये मेमोराइज नहीं हो रही, याद करते हैं बाद में मिक्सअप हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग की वजह से बार बार जब करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। हाँ जी। बात वही हाँ जी, आहिस्ते से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वैसे मतलब हमारा काफ़ी जो है ना इस पर टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ जब तक हमें उस पर रोमांटिक पीरियड पे चले जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हमें रेनेसांस पे अटके हुए हैं। चलें, उम्मीद है कि आप असल में मैम शेड्यूल सारा रमजान शरीफ की वजह से, फिर जॉब, फिर घरेलू जिम्मेदारियां, फिर उसके बाद घर का काम, ये थोड़ा है शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है सारा ठीक। साथ एक्चुअली में वो। मैम बैक जो है ना, वो बैक मीन के कह रहे हैं कि उसके बेस नहीं थी ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से हो रहा है ये। बेस भी नहीं थी और मैम टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब कि 3-4 घंटे का आप कह रहे हैं, 2-3 घंटे बहुत मुश्किल से मिलते हैं बगैर मतलब के सोए दिन को पूरा दिन मतलब। आप लोग ना ऐसे ही कोई कॉफ़ीज़ के पैक ले आएँ, कोई चाय स्ट्रॉन्ग सी पीना शुरू कर दें, या इस तरह का कोई सिस्टम जो है ना अपना हिसाब किताब करें, कोई आगे चीज़ें आपको याद हों, क्योंकि हम बड़ी स्लो स्पीड से जा रहे हैं। जी जा तो रहे हैं, बाकी फिर वो तरावी भी पढ़नी होती, फिर सुबह अंसारी भी होते, फिर रोजा भी होता है, इस तरह के है तो होती बस है। खैर का गुजरते इंशाल्लाह। तो कल ना मैंने, काफी हाँ जी, कल मैंने अर्ली रेनेसांस से आप लोग से सवाल पूछने, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके ज़रूर जवाब देंगे। मतलब डम एंड अप नहीं रहना है, क्योंकि अब नहीं पढ़ना तो फिर कब पढ़ना है आप लोगों ने। कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक का समझाने का। ठीक है, तो ये हमारे साथ थी, नाम मुझे भूल गया, एक स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, एंड ही इज़ फरीज़ा। फरीज़ा, आपको चीज़ों की समझ लग गई है? कोई चीज़ आपने पूछनी है? और मैम ये मेरा एक था, ये जो आप स्लाइड्स मिस कर रही हैं, हम्म। मैं तो कहते शायद रमजान शरीफ के दिनों में आप ये कंप्लीट कर देती, बाद में फिर ये हम मैं मतलब तो कि मैं तो मैंने तो शुक्र करें आपको इतना डाटा दे दिया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं था देना आप लोगों को, मैंने सिर्फ समझाना करना था, या डाटा आपने सारा खुद तैयार करना था। शुक्र करें मैंने इतना लिख दिया आप लोगों को। नहीं, आपने नोट्स कब बनाने हैं फिर? आप लोगों ने मतलब सारा काम टीचर से करवाना, तो आपने क्या सीखना फिर? नहीं मैम, नोट्स तो बना रहे हैं लेकिन इतना बना तो नहीं इसमें। मतलब आपके जब तक 3-4 रजिस्टर्स नहीं ना भरेंगे, तो आप नहीं कह सकते कि हमें कुछ आता है। और वो जो एक एक लफ्ज़ जो आपने लिखना है ना, वो आपको उसकी समझ भी हो, बस ये नहीं कि वहाँ से पकड़ा कॉपी पेस्ट कर लिया तो चलो जी मुझे आता है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड नहीं नहीं लर्निंग। मैम, ये जब तक हैंड रिटन हैंड फॉर्म से नहीं गुजरेगा तो उस टाइम तक तो हमें ये अंडरस्टूड है कि नहीं समझ आएगी। हाँ, ये जब मैं ये अपने कह हाथ रही हूँ कि से आपने जो गुजरे। चीज़ लिखनी है ना, वो मतलब आपने समझ के लिखनी है, बस ये भी ज़हन में रखें कि जो लिख रहा हूँ ये मुझे आता भी हो। जो चीज़ समझ आ गई है, समझने के बाद अपने अल्फाज में लिखें उसको, तब जो है ना वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। तो चलें फिर। ठीक है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया, आप लोग काइंडली पूछ लीजिएगा। तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।